भूत प्रेत से मुठभेड़ वाली एक असामान्य घटना जो कम ही घटित होती है। ऐसी घटनाओं की संभावना 100% में से 1% होती है, क्योंकि इस कहानी में जो बातें आप सुनोगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जो लोग आत्माएं और उनकी दुनिया की खोज करते हैं उनके लिए ये घटना किसी खजाना ढूंढने से कम नहीं होगी। ये आतंक से परे, भयानकपन से परे, या ऐसी किसी भी चीज से परे है जिसकी कोई भूतिया कहानियों से उम्मीद कर सकता है। तो आइए ऐसी अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का हिस्सा बने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरनाई कोकण का किस्सा है। विशाल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल की है, ये मुंबई में रहता है। विशाल के जो दादा दादी है ना, वो हरनाई में रहते हैं। हरनाई कोकण का एक समुद्री तट पर बसा हुआ गांव है। हरनाई जाने के दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो है खेड़दोपाली के माध्यम से, जहां आप भराना नाके तक जाने के लिए NH3 लेते हैं, और दूसरा रास्ता है गोरेगांव, अम्बेड, मंडगढ़, कैल्शी, अंजराले जाने का रास्ता, जो गोरेगांव से कच्ची सड़क से लेना पड़ता है। ये क्या है, अंदर की ओर से जाता है। ये जो रास्ता है ना, सुनसान रास्ता होता है, ज्यादातर लोग इस रास्ते से आते जाते नहीं हैं। अब विशाल को क्या हो जाता है, मुंबई से निकलते निकलते ना बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और रास्ते में इसकी जो गाड़ी है वो भी पंचर हो जाती है। तो ये डिसीजन लेता है कि ऐसा करता हूँ, गोरेगांव की ओर से ना कच्ची सड़क का रास्ता लेता हूँ और फटाफट अपना दादा दादी के पास पहुंच जाऊंगा। ये ऐसे ही डिसीजन लेता है और ना जैसे ही अपना रात के 11:30 बजे का टाइम होता है, ये मंडगढ़ पहुंचता है ना, तो ये देखता है कि समुद्री तट के एक साइड पर ना एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक घर है। उस घर के पास ना एक लड़की खड़ी है जिसने की सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो अपना हाथ हिला रही है गाड़ी रोकने के लिए। तो ये क्या करता है, अपनी गाड़ी उस लड़की के पास रोकता है और अपनी गाड़ी की एक खिड़की खोलता है। अब जो ड्राइविंग सीट के जो अपोजिट साइड रहता है ना, उस तरफ लड़की आती है और उसको बोलती है, मुझे अंजरेले जाना है, मुझे बहुत तत्काल में पहुंचना है, क्या आप मुझे अपना अंजरेले पहुंचा सकते हो? तो ये क्या करता है, लड़की की ओर ध्यान से देखता है। लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल की थी। लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर ना इसको बहुत ही ज्यादा शांति फील हुई। ये सोचता कि यार, मैं 7 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हूँ। ऐसा करता हूँ, इस लड़की को लिफ्ट देता हूँ, कम से कम रास्ते में मेरे से कुछ बातें करने के लिए तो मिलेगा। तो ये ना गाड़ी का दरवाजा खोलता है और लड़की को इशारा करता है कि आगे बैठ जाओ। लड़की गाड़ी के अंदर बैठती है। इन लोगों में बातचीत स्टार्ट होती है। तो बातों बातों में लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रत्ना है। तो विशाल रत्ना को पूछता है कि आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो रत्ना बताती है कि मैं ना मंडगढ़ में अपने चाचा के पास आई थी उनको मिलने के लिए। मेरे चाचा ने मुझे बोला कि ऐसा कर, रात का खाना खा के जाना, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ, अचानक से चाचा की तबीयत खराब होगी और जो मेरी बस थी वो भी छूट गई, तो इसलिए मेरे को लेट हो गया। अब मुझे सुबह क्लास में जल्दी पहुंचना है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, इसलिए ऐसा कीजिए, आप ना मुझे फटाफट बस अंजराले पहुंचा दो। तो ये बोलता है ठीक है। ये लोग काफी टाइम इधर उधर की बातें करते हैं और 1 घंटे के बाद ना ये लोग अंजराले गाँव में जस्ट एंटर ही करते हैं ना, तो रत्ना जो होती है वो बोलती है कि बस 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 यहीं पे गाड़ी रोक दो, मैं अपना आगे निकल जाऊंगी। विशाल गाड़ी रोकता है और दोनों ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो विशाल देखता है कि राइट साइड में समुद्र है, लेफ्ट साइड में पहाड़ी है, तो ये कहाँ जाएगी? ये रत्ना को पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो रत्ना बताती है कि मेरा जो घर है ना, पहाड़ी के उस पार है। अब ये सोचता है कि इतना अंधेरा हो गया है, तो रत्ना को बोलता है कि मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, तुम सही सलामत घर पहुंच जाओगी, अकेली लड़की हो, इतनी रात को कैसे जाओगी? तो रत्ना जो होती है ना, बहुत गुस्से में बोलती है। उसका जो बोलने का तरीका होता है ना, बहुत ही अजीब सा डरावना होता है। वो इसको बोलती है कि नहीं, यहीं तक ये ठीक है, मैं तुमको फिर मिलूंगी। अब ये रत्ना का अचानक से जो बिहेव है ऐसा चेंज हो जाता है, अजीब सा वो गुस्से में बात करती है, तो इसको बड़ा अजीब लगता है। ये चुपचाप अपना गाड़ी में बैठता है और वहां से निकलता है, सीधा दादा दादी के घर पहुंचता है। इसके जो दादा दादी होते हैं ना, इसको इतनी रात को घर में देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और ये अपने दादा दादी को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे इस रास्ते से आया। तो इसके दादा दादी बोलते हैं, बेटा ये जो रास्ता है ना सुनसान है, सही रास्ता नहीं है, नेक्स्ट टाइम इस रास्ते से नहीं आना। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना ये
2 दिन अपने दादा दादी के घर पर रहता है, अच्छे से खाता पीता है, सब पुराने दोस्तों से मिलता है। एक दिन ये डिसाइड करता है कि ऐसा करते हैं, समुद्री तट पर ना हम लोग अंजराले पहुंचते हैं, वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। अब ये लोग ना समुद्री तट पर बैठे ही होते हैं तो ये देखता कि अचानक से ना एक पहाड़ी के ऊपर से परछाई सी नजर आ रही है। तो धीरे धीरे जो परछाई है इसको ध्यान से ये देखता है तो नजर आता है कि पहाड़ी के ऊपर से एक बंदा उतर के आ रहा है। वो जो बंदा है ना इन सारे दोस्तों को देखकर और विशाल को देखकर थोड़ा अजीब सा उसको रिएक्ट करता है। उसको बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर समुद्री तट पर तो कोई आता नहीं है, ये लोग कैसे आ गए हैं। विशाल को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे ये आदमी हमको देखता है। तो विशाल ना इससे बात करता है। विशाल पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। तो वो बंदा बताता है कि मेरा जो घर है ना पहाड़ी के उस पार है। जब वो बंदा बताता है ना कि मेरा घर पहाड़ी के उस पार है तो अचानक से इसको रत्ना की याद आती है, क्योंकि रत्ना ने भी बोला था कि मेरा घर पहाड़ी के उस पार है। तो ये बोलता है अच्छा अच्छा। तो विशाल उस बंदे को पूछता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है। तो वो बंदा बताता है कि मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे हैं और मैं किसान हूँ। ये बात सुनकर विशाल बोलता है ठीक है ठीक है। तो विशाल ने इसको बोलता है बंदे को कि आप किसी रत्ना नाम की लड़की को जानते हो, आपके आसपास कोई रत्ना नाम की लड़की रहती है। तो बंदा ना इसको अजीब सा देखता है, एकदम चौंक जाता है और वो बंदा इसको पूछता है कि तुम रत्ना को कैसे जानते हो। तो विशाल बताता है कि मैंने ना मंडगांव गांव से रत्ना को लिफ्ट दी थी और इस अंजराले गांव में ना ये समुद्री तट पर पहाड़ी के पास ही छोड़ा था। उसने बताया था कि पहाड़ी के पीछे मेरा घर है और मैंने उसको बोला भी था कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मुझे बोला था नहीं मैं चली जाऊंगी। तो उसने ऐसा मुझे बस इतना ही बताया था। अब वो जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि रत्ना को तो मरे हुए 10 साल हो गए हैं, तो किस चीज की बात कर रहा है, कौन सी रत्ना की बात करता है। तो विशाल बताता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जिस रत्ना को मिला था ना उसके चाचा बीमार थे जिसकी वजह से वो लेट हो गई थी, मैंने उसको लिफ्ट दी थी। 2 दिन पहले तो मैं रत्ना को मिला हूँ और आप बोलते हैं कि रत्ना को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। तो रत्ना के पिताजी बताते हैं हाँ कि रत्ना जो थी ना 10 साल पहले ही मरी थी। वो अपने चाचा के घर पर गई थी, उसको थोड़ा लेट हो गया था तो उसने ना एक गाड़ी में लिफ्ट मांगी। जो ड्राइवर था ना उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, उसकी जो गाड़ी थी ना वो डिसबैलेंस हो गई और पहाड़ी से टकराई। और वो जो बंदा था जो ड्राइवर था उसको तो बहुत सारी चोटें लगी, लेकिन रत्ना की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये बात सुनकर ना एकदम ये चौंक जाता है कि हाँ रत्ना ने बोला था कि मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई थी। विशाल उस बंदे को बोलता है कि क्या मैं आपके घर पर आ सकता हूँ। तो वो बंदा बोलता है ठीक है चलो मेरे घर पर चलो। जैसे विशाल उस घर में जाता है ना तो वो देखता है कि रत्ना की फोटो पर ना हार चढ़ा होता है। विशाल को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वो हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक ही लड़की, उसकी कोई हमशक्ल नहीं है, क्योंकि एक ही कहानी है जो उसके पिताजी वो कहानी सुना रहे हैं। वो विशाल बोलता है कि वो कहानी मैंने खुद रत्ना के मुंह से सुनी है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। विशाल ना सारी घटना उसके परिवार वालों को बताता है कि ऐसे 17 तारीख को रत्ना मुझे मिली। तो रत्ना का जो भाई होता है ना वो बोलता है हाँ 17 तारीख को ही रत्ना की डेथ हुई थी। तो विशाल उसको पूछता है कि आपको कभी जब रत्ना की डेथ हुई उसके बाद रत्ना मिली, जहाँ उसकी उपस्थिति आपको कभी फील हुई। तो उसका भाई बोलता है नहीं हमको कभी नहीं मिली है, आज तक कि हमने कभी उसको देखा नहीं है, कभी उसकी उपस्थिति हमको फील ही नहीं हुई है। ये थोड़ा घबरा जाता है, ये अपना उसके घर से आता है और रास्ते में सोचता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है यार। तो ना आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं सब लोगों से पूछता है कि ऐसे आप कभी रत्ना नाम की लड़की को मिले हो। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं हम कभी रत्ना नाम की लड़की को नहीं मिले हैं, हमने किसी को लिफ्ट नहीं दी है। तो ये चौंक जाता है कि ऐसा क्या था जो 10 साल के बाद रत्ना मुझे मिलने के लिए आई, ऐसी क्या वजह थी कि वो 10 साल के बाद आई, और ऐसा क्या था कुछ खास कि उसने मुझे ही चुना था बात करने के लिए। रत्ना ने मुझे जाते टाइम पे ये भी बोला था कि मैं फिर मिलूंगी, क्या रत्ना मुझे सच में मिलेगी, क्या मुझे रत्ना से मिलना चाहिए। ये ना अभी सारी बातें सोचते सोचते जा रहा होता है। तो इसके मन में एक विचार आता है कि रत्ना जो मुझे मिली थी ना, रत्ना का जो इंटेंशन था मुझे कोई हर्ट करना नहीं था, मुझे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। अगर चाहती तो वो 1 घंटे के अंदर मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन रत्ना ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। तो जैसे रत्ना ने बोला था ना कि मैं तुझे फिर मिलूंगी, ये क्या कहता है जब अपने दादा दादी के घर से निकलता है ना तो उसी जगह पर अंजराले में समुद्री पहाड़ी के पास आके गाड़ी रोकता है कि शायद इसको रत्ना मिले, लेकिन रत्ना इसको मिलती ही नहीं है। ये वापस अपने
अपने घर पर आ जाता है। अब इसकी जॉब चेंज हो गई थी, ये ना अपनी जॉब में इतना खोया हुआ था, 24 घंटे ये काम में ही रहता है। काफ़ी टाइम ये अपना हर नाइट गया ही नहीं है। अब जो रत्ना की यादें थी ना, डे बाई डे इसके दिमाग से धुंधली होती गई। अब बीच में एक बार ना इसके दादा दादी मुंबई में आए थे, ये उनसे मिला था। अब ना एक बार फिर से इसका प्रोग्राम बनता है हर नाइट जाने के लिए। तो इसको ना रत्ना की सारी बातें याद आती है कि कैसे कैसे इसको रत्ना मिली थी। ये ना जानबूझ के मुंबई से लेट निकलता है ताकि एग्जैक्ट 11:30 बजे के आसपास ये मंडगांव पहुंचे, ताकि इसको रत्ना मिल पाए। ऐसा ही होता है, ये मंडगांव पहुंचता है 11:30 बजे ना, उसी जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है जहाँ पर रत्ना इसको मिली थी। लेकिन इस बार रत्ना इसको नहीं मिली। ये 5 मिनट वेट करता है, 10 मिनट वेट करता है, इधर उधर देखता है कि रत्ना मुझे मिल जाए, रत्ना आती ही नहीं है। फाइनली ये अपने दादा दादी के घर पर जाता है। ये मन ही मन में सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, रत्ना मुझे क्यों नहीं मिली। अब ना काफ़ी टाइम बीत जाता है दादा दादी के घर पर, फिर से अपना शहर में आ जाता है। शहर में आने के बाद इसके जो दादा दादी होते हैं ना, इनके घर में एक फंक्शन रहता है, तो ये अपने पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं। विशाल के जो मम्मी डैडी होते हैं वो पहले ही चले जाते हैं, लेकिन विशाल को काम था इसलिए वो आ नहीं पाता है। अब ना ये डिसाइड करता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है, चलो दादा दादी को मिलने के लिए जाता हूँ। ये ना जानबूझकर अपने घर से लेट ही निकलता है ताकि मुझे ये सोचता है रत्ना मिल जाए। एग्जैक्ट 11:30 बजे ना मंडगांव पहुंचता है जहां पर इसको रत्ना मिली थी। ये दूर से देखता है तो इसको रत्ना खड़ी हुई दिखाई देती है। अब रत्ना हाथ हिला नहीं रही है, वो नॉर्मल तरीके से पहाड़ी के पास ही खड़ी है। ये अपना सीधा गाड़ी रोकता है और जो रत्ना होती है ना, चुपचाप इसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और रत्ना इससे पूछती है कि अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। तो ये बोलता नहीं, मुझे तेरे से डर नहीं लगता है। तो रत्ना इसको बोलती है ठीक है, लेकिन हर कोई आत्मा अच्छी नहीं होती है, तो सोच समझ के ना किसी को भी लिफ्ट देने का है। तो ये चुप होता है। तो ये ना इस दौरान इसने ना, जब रत्ना मेरे को मिलने से पहले ना, इसने आत्मिक दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी। इसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, आजू बाजू लोगों से पूछा था, तो इसके मन में बहुत सारे सवाल थे। ये रत्ना से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि ये रत्ना को पूछता है कि 10 साल तक तुम कहाँ थी। तो रत्ना इसको बताती है कि मैं 10 साल तक ना एक अलग आयाम में थी, जो कि जीवित इंसान की समझ से बहुत परे है। तो ये रत्ना को पूछता है कि 10 साल के बाद तुमने बातचीत करने के लिए मुझे क्यों चुना। तो रत्ना इसको बताती है कि तुम इस योग्य थे, तुम उस काबिल थे कि मैं तुमसे खुल के बात कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तो ये रत्ना को पूछता कि मैं पिछले साल भी आया था, मैंने तुम्हारे यहाँ पर वेट भी की थी, तुम पिछले साल मुझे क्यों नहीं मिली। तो रत्ना बताती है उसको कि मैं उस टाइम पर मानवीय रूप नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ पर हो, तुम मेरी वेट कर रही हो। तो ये बोलता है ठीक है ठीक है। अचानक से ना इसकी नज़र इसकी घड़ी पर जाती है, तो ये देखता है कि आज भी 17 नवंबर ही होता है। पहले भी रत्ना इसको 17 नवंबर पर मिली थी और आज भी रत्ना इसको 17 नवंबर पर ही मिली है। तो ये रत्ना को पूछता है कि मैं तुम्हें जब चाहूँ, मेरा दिल जब भी चाहेगा, क्या तुम मेरे से बातचीत करने के लिए आ सकती हो। तो रत्ना बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए आ सकती हूँ, लेकिन वो जो जगह है ना, सुनसान होनी चाहिए। मैं जहाँ चाहूँगी मैं वहाँ तुमको बात करने के लिए मिल सकती हूँ। तो ये बोलता है ठीक है ठीक है। अब इन लोगों में ना काफ़ी सारी बातें होती हैं। फाइनली रत्ना जो होती है वो उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। रत्ना बताती है कि यहाँ इस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा जो सर था ना बुरी तरह से टकरा गया था पहाड़ी के साथ और ऑन द स्पॉट मेरी मौत हो गई थी। अब इसी जगह पर तुम मुझे छोड़ दो। ये ना उस जगह पर रत्ना को छोड़कर आ जाता है। तो ये बोलता है क्या तुम मुझे फिर मिलोगी ना। तो रत्ना मुस्कुरा के बोलती है हाँ, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अब ये वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा टाइम के बाद ना विशाल के फादर की रिटायरमेंट हो जाती है। विशाल की फैमिली जो होती है वो सोचती है कि ऐसा करते हैं, बड़े शहर में हम लोग एक घर लेते हैं। ये लोग इस घर को पाने के लिए ना काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। ये लोग बैंक से लोन उठाते हैं, थोड़ा कर्जा भी लेते हैं। फाइनली ये लोग एक फ्लैट में घर डिसाइड भी कर लेते हैं कि इस फ्लैट में हम लोग रहेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब ना रात का वक्त होता है। विशाल को ना खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत होती है।
तो डिसाइड करता कि ऐसा करता हूँ, मैं ना टेरेस पर जाता हूँ, वहीं पे वॉक कर लेता हूँ। विशाल टेरेस पर जाता है और इधर उधर वॉक कर रहा होता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कैसे कैसे लोगों का कर्जा चुकाना है, कैसे कैसे इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे नया घर लेना है। ये सारी बातें वो अभी उसके दिमाग में चली रही होती हैं। तो वो देखता है कि छत के ना एक कोने में कोई इसको परछाई नजर आती है, जैसे कोई आदमी खड़ा है। अब उसको धुंधला सा नजर आता है। अब ये सोचता है कि यार छत के इस कोने में कोई कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि छत पे आने का जो रास्ता है वो मेरे पीछे की ओर से है, मेरी पीठ की ओर से। कोई भी बंदा आएगा मेरे पास से क्रॉस होगा तो मुझे नजर तो आएगा, ये ऐसे कैसे इधर कोई बंदा खड़ा है। अब जैसे जैसे ना उस बंदे के पास जाता है तो ये देखता है कि रत्ना खड़ी है। ये रत्ना को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जो रत्ना है ना थोड़ी टेंशन में दिखती है और रत्ना इसको गुस्से में बोलती है कि तुम वो फ्लैट मत लेना। तो रत्ना को बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुझे पता है मैंने उस फ्लैट के लिए कितनी मेहनत की। हाँ, मैंने बिल्डर से बात की, उसको कितना मनाया कि मुझे कम रेट पे ये घर दे दे। मैंने बैंक वालों से कितनी अपना जद्दोजहद की है और तो वो जो बोलती है वो घर मत लेना। तो रत्ना उसको बोलती है वो घर तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैंने तुमको बोला ना वो घर नहीं लेना है। अब रत्ना का गुस्सा देखकर ना ये बोलता है ठीक है। तो ये सुनकर ना रत्ना स्माइल देती है और हवा में गायब हो जाती है। ये ना डिसाइड करता है कि मुझे ये घर चाहिए नहीं है, लेकिन इसके मन में सवाल होता है कि रत्ना ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये इस घर के बारे में छानबीन करता है और उसको पता चलता है कि इस घर के जो ऑनर था ना उसने अपने आप को खत्म कर लिया था और इस घर के अंदर जो रेंट पर रहता था ना उसका मर्डर हो गया था। तो इसको लगता है कि हाँ रत्ना सही बोल रही थी कि ये घर अच्छा नहीं है। तो रत्ना ने इसके साथ जो किया ना अच्छा बिहेव किया। ये इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद भी रत्ना इसको बहुत बार मिली, यहाँ तक कि विशाल की वाइफ को भी रत्ना मिली। रत्ना काफी बार इसको मिली थी। अब ना रत्ना इसको बताती है कि मेरा समय यहाँ पर खत्म हो गया है, अब मैं तुझे दोबारा नहीं मिलूंगी। रत्ना इसको कभी नहीं मिली। इस दौरान जो विशाल की वाइफ थी ना वो प्रेग्नेंट होती है और बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसका नाम रत्ना रखेंगे। उस बच्ची का नाम ये बहुत ही प्यार से दिल से रत्ना रखते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो घटना थी ना दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ थी, इसलिए किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास न करें और मौत के भयानक जाल में न फंसे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।